हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ तो बच्चों, आज आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर तैयार किया है। देखो, डिटरमिनेंट का आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है बेटा, तो सेकंड लेक्चर आपका डिटरमिनेंट का है। तो आज इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जिसके ऊपर बेटा बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन आता है और ये एक्सरसाइज काफी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये वाली एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छा एडवांटेज देती है। कंपटीशन में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन बिना प्रॉपर्टी के नहीं कर पाते, तो बेहतर है कि हमें प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छी आती तो बेटा डिटरमिनेंट आपका चैप्टर आसान हो जाएगा। एक एक्सरसाइज स्पेशली इसी के ऊपर बेस्ड है, तो आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में होता क्या है। तो मैं आज आपको इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूं। देखिए बच्चों, इस लेक्चर को आपको तैयार करना है, तो पहला लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है, उसमें आप पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। डिटरमिनेंट क्या होता है आपको मालूम है, स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं पॉसिबल होता है। क्लियर है? तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है? तो बच्चों आइए एंजॉय करते हैं हम प्रॉपर्टी के साथ। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती क्या है, बहुत आसान है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए आसान क्या है, इसमें पहली बात समझना प्रॉपर्टी क्या होता है। एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम। डिटरमिनेंट को बेटा किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में अगर हम ब्रेक करते हैं, आंसर सेम आता है। किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ब्रेक किया तो आंसर अलग आ गया, सेकंड रो के रेस्पेक्ट में ब्रेक किया आंसर अलग है, ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा सेम आएगा। किसी भी रो के रेस्पेक्ट में ब्रेक कीजिए, आप किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में ब्रेक कीजिए, इसलिए हमेशा माइंड में इस बात को सेट कर लीजिए। तो बेटा ध्यान रखना है, डिटरमिनेंट को ब्रेक करते समय हमें आसान एलिमेंट देखने होते हैं, तो जल्दी आंसर आ जाता है। कंपटीशन वाले बच्चों को हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए, किस रो या किस कॉलम के अंदर कम एलिमेंट आसान वाले या बैठे हुए हैं या कम एलिमेंट बैठे हुए या जीरोस में जिसमें ज्यादा दिखाई देते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में हम ब्रेक करते आंसर आ जाता है, आसान रहता है कैलकुलेशन, ये बात ध्यान रखनी। तो आप फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ब्रेक करें, सेकंड के या थर्ड के, वो आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर में आप सीख चुके हैं। देखिए बेटा यहां पर मैंने क्या लिखा है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर कहलाता है। फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ करके इसको सोल्व करके देंगे। सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर ये कहलाएगा, क्योंकि माइनस इसको मिल जाएगा, इसीलिए थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर ये है। ये आप देखेंगे इस तरह से आप उसको ब्रेक करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है, उसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा ये क्या है। यहां पर इसी तरह से मैं फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर सकता हूं, तो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर वही आएगा। सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर जो आएगा वो बेटा इसका रो और कॉलम छोड़ करके मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह से हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम किसी के भी रेस्पेक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो आप इस फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बेटा क्वेश्चन लगा लेना, एग्जाम्पल बहुत आसान से होते हैं। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, किसी रो के अंदर मुझे सारे एलिमेंट जीरो मिल जाते हैं, किसी कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट जीरो मिल जाते हैं, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसका आंसर समझ लीजिए जीरो आएगा। क्या आएगा आंसर बेटा? जीरो। जब किसी रो या किसी कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा? जीरो हो जाएंगे, तो उसका आंसर डायरेक्ट हम क्या याद रखेंगे? जीरो। क्लियर? उसे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी का बहुत यूज होता है, थर्ड का देखो इससे भी ज्यादा यूज होता है। कभी कभी हमारे पास आइडेंटिकल रो आ जाते हैं, फॉर एनी टू आइडेंटिकल रोज, फॉर एनी टू आइडेंटिकल रोज, आइडेंटिकल रो या आइडेंटिकल कॉलम अगर आपको मिल जाते हैं, जैसे इसके साथ लैम्डा टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो है, या यहाँ पर कुछ भी है, या थर्ड वाले के साथ लैम्डा टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो, सेकंड वाले के साथ या कुछ भी है, तो आपको आइडेंटिकल रो या आइडेंटिकल कॉलम मिल जाते हैं, उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका आंसर याद कर लीजिए जीरो। क्लियर है बेटा? तो आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगी। लिखना है बाय द टू आइडेंटिकल रोज, कौन है कौन कॉलम है आइडेंटिकल यहाँ पर, उसके बारे में। फोर्थ प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना, अगर मैं एडजेसेंट टू रोज या टू कॉलम आपस में इंटरचेंज कर देता हूं, फर्स्ट को सेकंड पर सेकंड को फर्स्ट पे, तो माइनस टाइम्स हो जाएगा। आंसर क्या आएगा बेटा? माइनस टाइम्स। इसका आंसर समथिंग आया है तो उसका माइनस टाइम्स मिलेगा। या कॉलम आपस में आपने इंटरचेंज किए तो तब भी, किसी भी दो एडजेसेंट रो को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो बेटा, या कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो आंसर माइनस टाइम्स होगा।
उसकी कैलकुलेशन और उसकी कैलकुलेशन में माइनस टाइम्स का फर्क होगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, इसलिए याद रखना ये यूज बहुत होता है, ये भी काफी यूज होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये रेयर केस में मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए, इसके बिना डिटरमिनेंट बेकार है। तो आपको डिटरमिनेंट का पहला ही अगर प्रॉपर्टी नहीं आता तो डिटरमिनेंट ही नहीं आता है, इसका मतलब क्लियर है। यहां पर नेक्स्ट बताता हूं फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, ध्यान से देखना बेटा। स्केलर वैल्यू से जब किसी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट में ये कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, लेकिन डिटरमिनेंट में किसी एक रो के साथ, चाहे इसको फर्स्ट रो में डालिए, चाहे सेकंड में डालिए, चाहे थर्ड रो में डालिए, ठीक है, या फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, किसी एक कॉलम के अंदर वो स्केलर क्वांटिटी जाएगी। क्लियर है। तो आप जैसे आप फर्स्ट रो में लेके गए, यहां पर आपने क्या किया, सेकंड कॉलम में डाल दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक रो में स्केलर क्वांटिटी जाएगी या किसी एक कॉलम में जाएगी। अगर कॉमन भी लेना है, अलग अलग रो से कॉमन लिया जाता है, अलग अलग कॉलम से कॉमन लिया जाता है, जितने रो हो गए उतनी बार नंबर कोई भी कॉमन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रॉपर्टी को बहुत बढ़िया से यूज करना है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्लियर है बेटा। इसी तरह से यहां पर मैंने एक सिक्स प्रॉपर्टी की बात करता हूं, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, इनको नोट कर लेना बेटा, ठीक है। तो इसको नोट करके यहां से मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं, आपको सिक्स और सेवेंथ प्रॉपर्टी भी आपको समझा देता हूं। तो यहां से क्या होगा, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं बेटा, ध्यान देना, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर किसी रो के अंदर, किसी कॉलम के अंदर इस तरह की कोई कंडीशन गिवन है, तो आप उन्हें दो अलग अलग डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हो बेटा। और प्लस लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, बाकी दोनों रो एज इट इज रहेंगे। क्लियर है बेटा। तो याद रखना है, अगर इसमें डिफरेंस है, देखो सुनो, अगर ये माइनस टाइम्स आ गया तो आप यहां माइनस लगा दो, अगर ये प्लस टाइम्स है तो प्लस लगा दो। हो सकता है किसी कॉलम के साथ गड़बड़ था तो कॉलम को ब्रेक कर दो, बात को ध्यान से समझना। अगर यहाँ फर्स्ट रो के अंदर कुछ इस तरह का गड़बड़ है, सेकंड कॉलम में भी गड़बड़ हो सकता था इसको छोड़ करके, तो आप इसको ब्रेक करते, बाकी दो रो को, कॉलम को कुछ नहीं कहते। ध्यान रखना है, जिसके साथ इस तरह का कंडीशन लगी हुई है उसे आप अलग अलग ब्रेक करके दोनों को सॉल्व कर सकते हो बेटा। इन दोनों को ऐड कर सकते हो, यहां पर इनको डबल मत कर देना, यही दोनों आपस में ऐड होंगे। मैं इसको ऐड करके ये लिख सकता हूं, ये मत करना आप इसको डबल डबल करके लिख दो, यहां गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है इस बात का। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं वही आपस में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन जो सेम है वो एज इट इज रहते हैं। तो ये सिक्स प्रॉपर्टी आपकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसलिए ध्यान रखना है इसको। और बेटा मैं इसी के साथ सेवेंथ प्रॉपर्टी को यहीं पर डिफाइन कर देता हूं। देखिए ध्यान से देखना, होता क्या है, हम एक प्रॉपर्टी यहां यूज करते हैं, जैसे यही है आपके पास, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा यहीं से ध्यान देना। यहां पर एलिमेंट थे आपके पास ये A21, A22, A23, क्लियर है बेटा। अगर मैं इसको सेवेंथ प्रॉपर्टी मान के चलता हूं तो ये R1 है, ये R2 है, ये बेटा R3 है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मेरे पास इस तरह की कोई कंडीशन है, मैं इसको चेंज कर सकता हूं, जैसे बेटा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3। हो सकता है मैंने तीनों रो आपस में ऐड कर ली हो, क्लियर है, तो ये तीनों रो भी ऐड कर सकता हूं। हो सकता है मैंने दो ही रो आपस में ऐड किए हो सकता है इन दोनों को माइनस किया हो, तो यहां पर मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसे इसको मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड कर लूं, सब्ट्रैक्ट कर लूं। तो याद रखना है, मैं यहां पर दो प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, जैसे R3 के साथ भी लगा सकता हूं। तो जैसे मैंने यहां पर सुनो, अगर मैं चलो R2 के साथ लगाता हूं और R2 के साथ अगर मैं गड़बड़ कर रहा हूं तो R2 के साथ लैम्डा टाइम्स ऑफ R1 लगाया, ठीक। R3 के साथ मैंने क्या किया, माइनस टाइम्स म्यू टाइम्स ऑफ R1 लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब R1 के साथ कुछ नहीं कर सकते आप। R2 और R3 में अगर आपने कुछ चेंज किया है तो फर्स्ट रो के अंदर कुछ नहीं करेंगे, आपने फर्स्ट रो की हेल्प लिया है बेटा। R2 और R3 को चेंज करने में फर्स्ट रो का अगर हम यूज करते हैं, दोनों को R1 देता हूं किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन या किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो बेटा याद रखो तो आप उसके साथ एक R1 का अलग से कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते। 3/3 की डिटर्मिनेंट है, 3/3 की मैट्रिक्स थी, तो इसमें दो ऑपरेशन एक साथ लग सकते, तीन नहीं लग सकते। यही काम आप C के साथ कर सकते हो। अगर मैं C2 में चाहता हूं C1 प्लस के C1, C3 के साथ चाह रहा हूं C3 माइनस के C1 एक्सेट्रा, तो बेटा यहां C1 में कुछ नहीं करना, तो C1 वही रहेगा जो है, R1 वही रहेगा जो भी है। जो भी आप किसी भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट में इस प्रॉपर्टी का जब एग्जाम्पल यूज करोगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो क्वेश्चन मैक्सिमम होते ही नहीं है। याद रखना है, किसी भी रो को किसी भी रो की जरूरत पड़ सकती है, किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम की जरूरत पड़ सकती है, तो किसी भी तरीके से मुझे सिंपल कैलकुलेशन बनाने के लिए वो एलिमेंट आसान करने होते, एलिमेंट को आसान बनाने के लिए ऑपरेशन यूज करना पड़ता है। ऑपरेशन आप उसे बनाने के लिए मिनिमम, अगर आप इसमें बात करें तो मैक्सिमम दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते, तीन नहीं लगा सकते। चाहे कॉलम ऑपरेशन लगाइए चाहे रो ऑपरेशन लगाइए, ये सेवेंथ प्रॉपर्टी आपको यूज करनी आनी चाहिए। तो हम इसके बारे में जब एग्जाम्पल देखेंगे तो अपने आप बेटा समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपने प्रॉपर्टी देखा है, इन दोनों तीनों को नोट कीजिए बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल से कुछ चीजें सिखाता हूं उसमें। हाँ तो बच्चों देखो, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं डिटरमिनेंट के ऊपर, प्रॉपर्टी का भी यूज हो जाएगा। देखिए बेटा, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट रो में A B C, सेकंड रो A + 2x B + 2y C + 2z x y z थर्ड रो में दिया हुआ है। इसको मुझे एक्सपेंड करके आंसर चाहिए। देखिए होता क्या है कि हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम प्रॉपर्टी यूज करके ज्यादा बेहतर होता है। देखिए कैसे, इस रो को अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर देता हूं तो ये बेटा बन जाएगा आपके पास क्या, A B C A B C और बेटा यहाँ x y और z, और नेक्स्ट वाला क्या होगा, देखिए आपके पास ये होगा A B C ही रहेगा। इसमें चेंज था, यहाँ 2x आएगा 2y आएगा 2z आएगा और ये x y और z। क्लियर है? यहां पर बात आती है, ये 2 नंबर सभी में कॉमन बैठा हुआ है, इसे आप बाहर निकाल सकते हो। बेटा ध्यान से देखना, यहां से 2 कॉमन आ सकता है तो इस 2 को आप यहां ले जाइए, यहां से खत्म कर दीजिए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दोनों रो देखो, फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों आइडेंटिकल हो गए। कैसे रो हो गए बेटा? आइडेंटिकल रो, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूंगा 0। यहां पर सेकंड रो और थर्ड रो आपस में आइडेंटिकल हो गए, तो ये भी आंसर क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 0, दैट मींस आंसर क्या आ गया 0। कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो आप उसको विदाउट एक्सपेंशन डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? प्रॉपर्टी यूज करना आना चाहिए। आप एक्सपेंड करोगे टाइम लगेगा, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आप ध्यान दे से। क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? ये इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी का एक अच्छा यूज है, बहुत बढ़िया, ध्यान देना है इसका। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं दिस एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ब्रेक करेंगे तो बहुत सारी डिटर्मिनेंट हो जाएगी। इसको ब्रेक करके किया जा सकता है, ऐसा नहीं, डायरेक्ट करेंगे कैलकुलेशन ज्यादा आएगी, कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं इसे ब्रेक करता हूं इस प्रॉपर्टी से तो टाइम तब भी वेस्ट होगा। इसके लिए हम ऑपरेशन यूज कर लेते हैं। देखो बेटा, ये 3/3 का है तो दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकता हूं, तो मैंने यहां R3 को सेलेक्ट किया। देखिए ध्यान देना, R3 इसके साथ 3 है, यहां पर कितना है बेटा A, तो मैंने क्या किया, R3 माइनस का 3R1, तो 3A यहां पर आके माइनस होगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? एंड R2 के साथ भी चेंज कर सकता हूं, ये 2A है ये A है, तो इसे लिख सकता हूं R2 माइनस के 2R1। बाकी आप देखेंगे तो इससे बढ़िया प्रॉपर्टी यहां नहीं बन पाएगी, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे बेटा, जब ये मेरा फर्स्ट रो है एज इट इज रहेगा, इसको कुछ नहीं कहा हमने,
देखिए मैंने कहा R1 को हमने कुछ नहीं कहा, इसको कहा था दिस माइनस के दिस करूंगा 2 टाइम्स करके 0 हो जाएगा। 2 टाइम्स इसको यहां पर लिया और माइनस किया तो बेटा यहां पर a बचेगा, 2 भी 0 हो गया। क्लियर है? आपने इसको 2 टाइम्स लिया तो यहां क्या बचेगा 2a, यहां क्या बचेगा बेटा b, यहां क्या कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2a प्लस के b, c गया खत्म। ये वाला नंबर हो गया आपका कंप्लीट। क्लियर है? आपने 3 टाइम्स इसको किया, ये 0 बन गया। 3 टाइम्स इसको करोगे तो यहां पर 3b खत्म हो जाएगा तो ये देगा आपको 3a। क्लियर है? 3 टाइम्स आप इसको लेंगे तो 3c खत्म हो जाएगा, 3b बचेगा आपके पास और बेटा यहां पर बचेगा आपके पास 7a। तो ये आपके पास डिटरमिनेंट बचा। क्लियर है? अब हुआ क्या, इसके अंदर मेरे पास 2 एलिमेंट 0 आ गए तो मैं बेटा C1 के रेस्पेक्ट में ब्रेक करूंगा। किसके रेस्पेक्ट में? C1। तो a टाइम्स ऑफ समथिंग दिस वन आएगा, a 2a प्लस b 3a 7a प्लस के 3b और बेटा माइनस के 0 प्लस का 0। देखो इस 0 के साथ क्या आएगा 0 समथिंग, फिर 0 आएगा समथिंग, कहानी खत्म। तो ये एक्सपेंशन मेरा आसान हो गया। तो बेटा यहां पर क्या होगा, दिस इंटू दिस जाएगा तो आपके पास 7a स्क्वायर। क्लियर है? और दिस इंटू दिस जाएगा, ये देगा आपके पास 3ab। पहली बात ये दिस इंटू दिस जाएगा तो आपके पास जाएगा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर और बेटा दिस इंटू दिस जाएगा तो माइनस का 3ab। अब आपके पास आगे तो 0 था, ये इससे खत्म हो गया। दिस माइनस दिस क्या मिला बेटा आपको, a स्क्वायर मिला। कितना मिला? a स्क्वायर। तो आप इसे क्या लिखेंगे, a इंटू ए स्क्वायर, दैट मीन्स a क्यूब। आंसर आ गया इसका। कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, देख करके बहुत बड़ा एग्जाम्पल लग रहा है, लेकिन ये अगर प्रॉपर्टी आपको आती है, देखो बेटा एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा तो आपको ये आसान लगेगा। मैंने ये 2 एलिमेंट 0 बनाने की कोशिश की, इसकी हेल्प से आराम से हो जाएगा। ये जब 2 0 हो जाएंगे तो बाकी एक्सपेंशन आसान हो जाएगा। इस तरह से मैंने 7 प्रॉपर्टी का यूज किया है और जो 7th प्रॉपर्टी थी उसका यूज करके मैंने इस एग्जाम्पल को आसान बनाने की कोशिश की। अब ध्यान से देखना इसी क्वेश्चन को, यही सेम क्वेश्चन आपको फिर मिलेगा। ध्यान देना बेटा, a की जगह 1 और आपको b की जगह p और c की जगह q, यहां मिलेगा 2 और बेटा यहां मिलेगा आपको 3 प्लस के 2p और यहां मिलेगा आपको 4 प्लस के 3p प्लस के 2q और ये मिल जाएगा आपके पास 3 और यहां मिलेगा बेटा 6 प्लस के 3p और यहां पर क्या लिखेंगे हम 10 और यहां लिखेंगे बेटा 6p प्लस के 3q और आंसर याद रखे तो 1 क्यूब लिख दो, डायरेक्ट 1। आपने क्या किया, a को रिप्लेस किया 1 से, b को रिप्लेस किया p से, c को रिप्लेस किया q से। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आप इसको रट ले तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कॉम्पिटिशन में बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगर मैं a की जगह 1 रख देता हूं, b की जगह p रख देता हूं, c की जगह q रख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, सीधे सीधे a सा मतलब है। यहां पर 2 रख दीजिए, 2 क्यूब हो जाएगा। अगर इसको 2 रख देंगे तो ये क्या दे देगा, 2 क्यूब देगा। आपको जहां जहां a मिले अगर वहां 2 रख देंगे। अगर मैं a की जगह बेटा यहां अगर 2 यूज कर लेता हूं, b की जगह आप p लो, कुछ भी लो, तो आंसर क्या आ गया डिटरमिनेंट का 2 क्यूब, दैट मीन्स 8। अगर इस तरह से आप कॉम्पिटिशन में जाएंगे तो बेहतर है। अरे भाई कोई भी क्वेश्चन होता है, बेसिक क्वेश्चन को आप स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए, आपको आसान लगेगा। डिटरमिनेंट एक प्रॉपर्टी बेस्ड चैप्टर है, तो आपको इसे आसान बनाना है तो चैप्टर में एग्जाम्पलों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसको ये नहीं कर लिया हो गया आंसर, नहीं, उसको ध्यान दीजिए। कहीं भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी कहीं भी बदल सकता है, इसमें ए बी सी वगैरह कोई भी नंबर आएंगे तो प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे इसका ध्यान देना है। इसे नोट कीजिए, फिर अच्छा सा एग्जाम्पल और देते हैं आपको बेटा। हाँ तो बच्चों देखो, एक आपके लिए ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इस एग्जाम्पल को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड के अकॉर्डिंग और कंपटीशन के अकॉर्डिंग दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होता रहता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू समथिंग 0 -1 p -p जो भी आएगा। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ऑलरेडी गिवन है, 0 के इक्वल गिवन है, तो आप इसको कैसे सोल्व करना है उसका ध्यान देना है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कहलाता है। आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के काम करना। याद रखना बेटा, कहीं ना कहीं रिपीट होता रहता है। यहाँ p की जगह कोई भी नंबर दे देगा, 1 दे देता है, कभी कभी 1 रखा होगा यहाँ पर, तब भी क्वेश्चन वही मिलेगा आपको। यहाँ p है, q है, जो भी नंबर देगा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। याद रखना यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आ सकता है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन वही है आपके। वहां पर जो है बस सिर्फ पैरामीटर चेंज हो जाते हैं और कुछ नहीं है, तो आंसर भी वैसे ही आएगा। तो हम इसको करके देखते, देखे बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। अब इसको मैं पहली बात तो इसे 6 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ब्रेक कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे कौन सी बेटा, 6 प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा आपको गिवन है, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और बेटा यहाँ पर पी पी और यहाँ पी, और इसको प्लस वाले के साथ में थर्ड कॉलम में वही रहेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू क्या दिया हुआ था, 0। इक्वल टू क्या गिवन है मुझे ऑलरेडी, 0। अब देखिए बेटा, ये एलिमेंट सेम है, इस नंबर को बाहर कॉमन लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, कोई प्रॉब्लम यहां भी नहीं है बेटा। यहां से मैंने देखिए फर्स्ट रो से एक्स कॉमन लिया, एक्स कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, y कॉमन फ्रॉम सेकंड रो, और z कॉमन फ्रॉम थर्ड रो। ध्यान से सुनना, x फ्रॉम r1, y फ्रॉम r2, z फ्रॉम r3। तो यहां बचेगा 1 1 1, यहां से x कॉमन, यहां से y, यहां से z। ये x y और z यहां मिलेगा क्या, x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। आंसर था 0 के इक्वल। क्लियर है? अब ये जो डिटर्मिनेंट है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी है, तो आप पहले इसको यहां ले जाइए बेटा, तो ये माइनस का p हो जाएगा, इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी। और राइट वाली डिटर्मिनेंट एज इट इज रहेगी, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बेटा इक्वल टू क्या है, 0। ये नंबर फिर यहां ले जाइए आप, इसको सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम पर ले जाइए, तो फिर -1 हो जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, p टाइम्स ऑफ 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बेटा जेड स्क्वायर, और राइट में एक्स वाई जेड, और ये बन गया 1 1। ये तो है आपके पास, इक्वल टू किसना है, 0। बात आती है ये डिटरमिनेंट दोनों सेम हो गई, तो देयरफॉर p प्लस के एक्स वाई जेड, और बेटा डिटरमिनेंट मिला 1, और इक्वल टू क्या था, 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फैक्टर 0 होगा या ये फिर 0 होगा, तो देयरफॉर p प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। अब बेटा अगर आप कंपटीशन में हो ऑलरेडी, आप एक बार 12th कर चुके हो, तो आपको ये आंसर रटा हुआ होना चाहिए। ये एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, एक साइक्लिक कॉम्बिनेशन की तरह याद कर लीजिए। हमेशा एक कॉलम 1 1 है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो अगर इस तरह की कहीं डिटरमिनेंट दिखाई दे, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। पहली बात तो कॉम्पिटिशन वाले के लिए बात करता हूं, क्लियर है?
दूसरी बात, अगर ये ए बी सी में होता, ए बी सी में होता तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, क्लियर है। अगर यही नंबर अल्फा बीटा गामा में हो, अल्फा बीटा गामा में हो, तो याद रखो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। और यहां तक कि अगर 1 1 ऐसे हो, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तब भी यही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान देना, अगर इसका फर्स्ट कॉलम यहां मिले, यहां पर ये सेकंड कॉलम एक्स वाई जेड, फिर यहां पर एक्स स्क्वायर वाई, तब भी आंसर यही आएगा। अब ये आया कैसे? दूसरी बात, अगर ये जीरो के इक्वल है, ध्यान से समझिए, अगर ये सब जीरो के इक्वल आ जाएंगे तो यहां पर देयरफॉर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, जबकि ये क्या है, मुझे कहा गया है ऑलरेडी पहले से ही है, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। जब ये डिफरेंट है तो ये डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगी, क्योंकि इससे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आ रहा है, तो गिवन है बेटा, बट x इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, तो देयरफॉर ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सॉरी आपके पास जीरो के इक्वल नहीं आएगी, तो नॉट इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर मेरे पास क्या हुआ, देयरफॉर एक्स वाई जेड प्लस के p इक्वल टू जीरो हो गया, तो दैट मीन्स माइनस p। तो यहां से मेरे पास आंसर आ जाता है, क्या देखिए हमारे पास है आंसर माइनस p। तो ध्यान रखना क्या है, अब ये कैसे हुआ है इसे मैं करके दिखा देता हूं, पहले आप इसको ध्यान से समझिए। ये मेन पार्ट है इसका, इसको आप ब्रेक करेंगे, ऐसे लेके आएंगे, दो मैट्रिक्स आपके पास डिटर्मिनेंट सेम आएगी, उनको कॉमन लेंगे, इस तरह से फैक्टराइज होगा, तो ये दो वैल्यू आएगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ लास्ट वाले पार्ट को, वो बहुत अप्लाई होता है। तो ये वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे करेंगे वो अभी मैं सिखाता हूँ, तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो बेटा देखिए, ये जो डिटरमिनेंट है आपके पास, इसको हम सोल्व करते हैं, अगर ये इस तरह भी मिलता है तब भी इसका आंसर सेम आएगा। देखिए कैसे हुआ, यहां पर मैंने अप्लाई किया बेटा R2 माइनस के R1 एंड R3 के साथ भी R3 माइनस के R1। देखो क्या किया, इसको भी जीरो बनाया, इसको भी जीरो बनाया। देखिए कैसे बेटा, अगर मैं R2 में से R1 माइनस करता हूं, R3 में से R1 माइनस करता हूं, जो माइनस किया है वो दोनों में सेम है, याद रखना है सेवेंथ प्रॉपर्टी का। क्योंकि अगर मैं R1 का यूज कर रहा हूं तो R2 का यूज नहीं करूंगा, R2 का यूज करूंगा तो R3 का फिर उसमें एक ही यूज करना होता है। तो R1 की हेल्प से मैंने इसे जीरो बनाया, तो ये रहेगा 1x स्क्वायर, तो ये बन गया जीरो, और ये बन गया y माइनस एक्स, और ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी जीरो हो गया। z माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती क्या है, इस सिंगल वन के साथ हमारे पास एक ही एलिमेंट काम कर रहा है, बाकी सब जीरो हो गए, तो आपको मिला क्या, y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बाकी तो सब जीरो है, खत्म। यहां से आप सोल्व डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसमें से y माइनस एक्स कॉमन लीजिए बेटा, फर्स्ट रो से। यहां से क्या कॉमन लेना है, z माइनस एक्स, और आसान कैलकुलेशन हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान करनी है। तो ये क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और बेटा ये क्या देगा आपको, यहां से z प्लस एक्स माइनस के y माइनस एक्स, तो ये x है, x कैंसिल, तो आपको मिला y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और बेटा z माइनस y। यहां से प्रॉब्लम आती क्या है, ये उल्टा आ रहा है, x माइनस y, y माइनस जेड, ये भी उल्टा आ रहा है, तो दो माइनस आएंगे, तो माइनस के ऊपर आप स्क्वायर लगा देंगे माइनस वन के ऊपर, तो ये क्या बन गया बेटा, x माइनस वाई, और y माइनस जेड, और z माइनस एक्स। देखिए आपके पास वही आंसर आ गया कि नहीं। तो आप इसको इसलिए इस स्टेप को याद कर लीजिए। आपको करना क्या है, दो एलिमेंट जीरो बनाने बेटा,
जब भी किसी रो के अंदर सारे एलिमेंट 1 1 मिल जाए या किसी कॉलम के अंदर 1 1 मिल जाए, उसमें से 2 एलिमेंट को 0 बनाइए, थर्ड के साथ सोल्व कीजिए। यही डिटरमिनेंट का मेन बेसिक क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम क्वेश्चनों में 3 1 मिलेंगे। उन 3 1 को क्या करना है, 2 को 0 बना करके आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद एक्सपेंशन किया जाता है। इसे कहा जाता है एक्सपेंशन विदाउट। देखिए, आपको जब भी एक्सपेंशन क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंशन कहा जाता है इसको। इसलिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को करें। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप से आएगा। क्लियर है? तो आपको इस तरह से सॉल्व करके वहां ले जाना था। इसका जो नेक्स्ट पार्ट था, ये इस वाले को आपको देखना था, वो इस तरह से फैक्टराइज हो गया। अगर ये तीनों फैक्टर 0 नहीं है तो इसका मतलब आगे का फैक्टर 0 था। यही मेन इस क्वेश्चन का थीम था। तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया क्वेश्चन समझ के तैयार करें बेटा, बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी याद होना चाहिए। तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों, डिटरमिनेंट का ये अगर आप चाहे तो इस सेकंड वाली एक्सरसाइज में काफी कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। सेकंड एक्सरसाइज है, आपको थोड़ा परेशान करेगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का यूज करके उस एक्सरसाइज को आसान बनाना है। तो आप इन क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे काम आएंगे, बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी। तो बच्चों, इस सेकंड लेक्चर को यहाँ तक आप जो है ना देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो आप इस चैनल के लिए, ठीक है? तो बेटा, थैंक्स टू एवरीवन।